दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे राजा और रानी की अनोखी दुनिया में जहां आपको एक अनोखा प्यार देखने को मिलेगा। बहुत पुरानी बात है। विक्रमादित्य नाम का एक राजा राज करता था। उसका विवाह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रत्ना से हुआ था। उनकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। लंबे समय तक यह बात राजमहल और प्रजा के बीच चर्चा का विषय बनी रही। वर्षों की प्रतीक्षा और कठिनाइयों के बाद अंततः रानी रत्ना ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। नवजात का नाम आदित्य रखा गया। आदित्य के आगमन ने जैसे पूरे राजमहल को नई ऊर्जा और खुशियों से भर दिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। राजकुमार आदित्य को गोद में लिए हुए भैरव, जो कि रानी रत्ना का भाई था, अचानक महल के कमरे से बाहर निकला और तेजी से समुद्र तट की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने छोटे राजकुमार को अपनी गोद में लेकर समुद्र में छलांग लगा दिया। महल के लोग इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। राजा विक्रमादित्य यह देखकर रोने लगे और अपना सिर पीटने लगे। उन्होंने व्याकुल होकर रानी से पूछा, तुम्हारे भाई को यह क्या हो गया? उसने ऐसा क्यों किया? रानी रत्ना ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, आप परेशान नहीं होइए। हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। आप यह भूल रहे हैं कि वह सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी बेटा है। जब मैं चिंतित नहीं हूं तो आपको भी धैर्य रखना चाहिए। यह सुनकर राजा को थोड़ी तसल्ली हुई। कुछ समय बाद भैरव समुद्र से बाहर निकला। उसकी गोद में आदित्य सुरक्षित और स्वस्थ था और गहरी नींद में सो रहा था। यह देखकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भैरव ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, जब मैं आदित्य को लेकर समुद्र में गया था तब क्या आपको डर लगा था? राजा ने भावुक होकर कहा, मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन अब उसे सही सलामत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो। भैरव ने कहा, महाराज, राजकुमार को जल और स्थल में रहने की अभ्यास करवा रहा था, क्योंकि यह आपका पुत्र ही नहीं, जललोक का भी उत्तराधिकारी है। इसे दोनों जगहों के लिए तैयार करना हमारा कर्तव्य है। राजा विक्रमादित्य ने भैरव की दूरदर्शिता और साहस की सराहना किया। यह घटना आदित्य के भविष्य की ओर एक संकेत थी, एक ऐसा भविष्य जहां वह जल और स्थल दोनों का राजा बन सकेगा। उसने बच्चे को दाई की गोद में सौंप दिया। फिर उसने एक छोटा सा संदूक निकाला जिसमें बहुत सारे चमचमाते हीरे थे। यह सब राजा को भेंट करते हुए उसने कहा, हमें यह जानकर हर्ष हुआ कि हमारी बहन इतनी ऐश्वर्यशाली राज्य के राजा की पत्नी है। कृपया हमारी यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। राजा ने उन रत्नों को देखकर आश्चर्य और आनंद से भरकर उन्हें अपने मस्तक से लगाया और भेंट को स्वीकारते हुए उसने कहा, यह सचमुच अद्वितीय उपहार है। कुछ दिनों बाद भैरव राजा के पास आया और कहा, महाराज, अब मुझे अपने राज्य लौटना होगा। आप तो जानते ही हैं, राजा की अनुपस्थिति में राज्य प्रबंधन में व्यवधान आना स्वाभाविक है। अतः कृपया हमें अनुमति दें कि हम आपसे और अपनी बहन से विदा लेकर अपने देश को लौट जाएं। राजा ने गहरे विषाद के साथ कहा, मैं विवश होकर तुम्हें विदा दे रहा हूं, किंतु मेरी एक प्रार्थना है, आदित्य को कभी नहीं भूलना। उसे देखने और अपना स्नेह देने के लिए समय समय पर यहां आते रहना। भैरव ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और वचन दिया, वह कभी कभी आता रहेगा। भैरव उससे विदा लेकर अपने देश में चला गया। इधर सब लोग यथावत रहने लगे। आदित्य जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका रूप और गुण और भी निखरता जा रहा था। उसके माता पिता उसके विकास को देखकर प्रसन्न होते थे। कभी कभी आदित्य का मामा और नानी भी उसे देखने को आते थे। आदित्य 15 वर्ष की अवस्था में वह सारी विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गया था। अब उसके पिता ने उसे युवराज घोषित करके उसके हाथ में राज्य का प्रबंध दे दिया। उसके शासन प्रबंध से कर्मचारी और प्रजा दोनों प्रसन्न थे। राजा ने यह देखा तो एक दिन पूर्व घोषणा के उपरांत अपने हाथ से अपना राजमुकुट उसे पहनाया और उसके सम्मानार्थ उसके हाथ चूमने के बाद वह स्वयं मंत्रियों और अमीरों की पंक्ति में जा बैठा। सामंतों, मंत्रियों आदि ने नए राजा को भेंट दिए और उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। राजदरबार से उठकर जब राजमुकुट लगाए हुए आदित्य अपनी मां के पास गया तो उसने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। कुछ समय तक आदित्य के पिता ने राज्य का प्रबंधन संभाला, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आदित्य हर जिम्मेदारी को कुशलता से निभा रहा है तो उन्होंने स्वयं को राज्य प्रबंधन से अलग कर लिया और नगर से बाहर एकांत में जाकर भजन, कीर्तन और साधना में समय बिताने लगे। उधर आदित्य पूरे जोश और लगन के साथ अपने राज्य का संचालन कर रहा था। वह नगर नगर स्वयं जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करता और हर छोटी बड़ी समस्या को सुलझाने में जुटा रहता था।
अपनी व्यस्त दिनचर्या के बाद वह जंगल में शिकार खेलने जाता था, जो उसके लिए मनोरंजन और अभ्यास का जरिया था। कुछ वर्षों के बाद आदित्य के पिता बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिया कि वे आदित्य के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी बनाए रखें। अंततः पुराने राजा का देहांत हो गया। राज्य की परंपरा के अनुसार आदित्य और उसकी माता रत्ना ने 1 महीने तक शोक मनाया। इस दौरान आदित्य ने अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाया, लेकिन उसके भीतर पिता के जाने का गहरा दुख था। एक दिन राजा के अंतिम संस्कार के बाद भैरव ने अपनी बहन रत्ना से कहा, मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें आदित्य के विवाह की अब तक कोई चिंता नहीं हो रही है। वह तो कई वर्षों से विवाह योग्य हो चुका है। रत्ना ने चिंतित स्वर में पूछा, अगर तुम्हें कोई उपयुक्त लड़की दिखी है तो मुझे बताओ। भैरव मुस्कुराते हुए बोला, मैं उस लड़की के बारे में तुम्हें तब बताऊंगा जब आदित्य सो जाएगा। मुझे डर है कि अगर उसने उस लड़की के बारे में सुन लिया तो बिना देखे ही वह उस पर मोहित हो जाएगा। हालांकि भैरव ने यह सावधानी बरती थी, लेकिन आदित्य तक यह बात पहुंच चुकी थी। उस रात वह जानबूझकर ऐसे सो गया जैसे गहरी नींद में हो, लेकिन असल में वह बगल के कमरे में अपनी माँ और मामा की बातचीत सुन रहा था। इधर रत्ना और भैरव आदित्य को सोया जानकर सामान्य स्वर में बातें करने लगे। वे दोनों यह अंदाजा नहीं लगा पाए कि उनकी हर बात आदित्य के कानों तक पहुंच रही है। आदित्य के मन में उत्सुकता का एक बीज अंकुरित हो रहा था। भैरव ने अपनी बहन रत्ना से कहा, मैं जिस राजकुमारी को आदित्य के योग्य समझता हूं वह नीलगिरी राज्य के राजा बीरबाहु की पुत्री है। देखो, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए उसकी एक नवनिर्मित मूर्ति लाया हूं। इसे देखकर तुम उसके सौंदर्य का अंदाजा लगा सकती हो। लेकिन एक समस्या है, बीरबाहु बहुत ही घमंडी और कठोर स्वभाव के हैं। वह किसी को भी अपनी बराबरी का नहीं मानता है और इसी कारण उन्होंने अब तक अपनी बेटी का विवाह नहीं किया है। भैरव थोड़ी रुककर बोला, उस राजकुमारी का नाम वसुधा है। वह इतनी सुंदर है कि यदि आदित्य को उसके रूप की झलक भी मिल जाए तो वह उसके प्रेम में पागल हो जाएगा। रानी रत्ना यह सुनकर सोच में पड़ गईं और फिर बोली, मैं नीलगिरी राज्य के राजा को जानती हूँ। मुझे यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि उनकी बेटी अभी तक कुंवारी है। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वह केवल 8 महीने की थी। उस समय भी उसका सौंदर्य ऐसा था कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। अब जवानी में तो उसके रूप की कल्पना करना भी कठिन है, लेकिन भैया मुझे यह भी समझ आ रहा है कि उसे बीरबाहु से मांगने में कौन सी कठिनाई हो सकती है। भैरव ने थोड़ा गंभीर होकर उत्तर दिया, बहन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि बीरबाहु को इस विवाह के लिए राजी कर लूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उनकी जिद और अहंकार हमारे रास्ते में बाधा बन सकते हैं। इस बीच यह जरूरी है कि आदित्य को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चले। अगर उसे वसुधा के सौंदर्य और नाम का पता चल गया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह उसके प्रेम में ऐसा डूब जाएगा कि उसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। रत्ना ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने इस विषय पर काफी देर तक विचार विमर्श किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बातें दीवार के पार आदित्य सुन रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे में लेटा रहा। भैरव और रत्ना की बातें सुनकर आदित्य के मन में उत्सुकता और बेचैनी का एक तूफान खड़ा हो गया। वसुधा का नाम, उसका सौंदर्य और वह मूर्ति देखने की चाह, ये सब उसकी सोच को घेरने लगे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस रहस्य को और गहराई से जानेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कदम उठाना पड़े। अगले दिन आदित्य ने चुपके से अपनी मां के संदूक से वसुधा की वह मूर्ति निकाली जिसे भैरव ने रानी रत्ना को दी थी। जैसे ही उसकी नजर मूर्ति पर पड़ी, वह वसुधा के अप्रतिम सौंदर्य पर मोहित हो गया। अब उसके मन में केवल वसुधा का ही ख्याल था। उसकी यह स्थिति इतनी गहरी हो गई कि उसका मन न तो खाने पीने में लग रहा था और न ही किसी से बोलने या मिलने में। वह दिन रात अपनी प्रिया वसुधा के ध्यान में डूबा रहता था। कुछ दिन बाद भैरव अपनी बहन रत्ना से विदा लेने के लिए महल आया। उसने आदित्य की बदली हुई हालत को देखकर चिंता से पूछा, भांजे, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आदित्य ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है मामा, लेकिन मेरी एक विनती है, आप अभी यहां से नहीं जाइए। 2-4 दिन और रुकें, कल हम शिकार के लिए चलेंगे। भैरव ने भांजे की यह बात मान लिया, लेकिन उसकी मनोदशा देखकर वह थोड़ा चिंतित था। असल में आदित्य का इरादा था कि वह अपनी मां से छुपाकर भैरव से अपने दिल की बात कह दे और शिकार के बहाने अपनी प्रिया वसुधा की खोज में निकल जाए। वह जानता था कि अपनी मां से साफ साफ बात करना नामुमकिन था, क्योंकि वह उसे किसी भी हालत में जाने नहीं देती। अगले दिन
भैरव और आदित्य कुछ सेवकों के साथ शिकार के लिए निकले। जंगल में एक हिरण को देखकर दोनों ने अपने घोड़ों को उसकी ओर दौड़ा दिया। इस दौरान पहले तो वे अपने सेवकों से अलग हो गए और फिर एक दूसरे से भी बिछड़ गए। कुछ देर बाद आदित्य एक घने वृक्ष के नीचे घोड़े से उतरकर बैठ गया। वह अकेला था और उसके मन में केवल वसुधा का ख्याल उमड़ रहा था। उसने गहरी वेदना के साथ अपनी प्रिया का नाम लेकर विलाप करना शुरू कर दिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद भैरव उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि आदित्य एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और अपनी प्रिया के विरह में रो रहा है। भैरव को यह देखकर सारा माजरा समझ में आ गया। भैरव ने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आदित्य, मुझे सब समझ आ गया है। अब मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? आदित्य ने अपनी भावनाओं को रोकते हुए भैरव की ओर देखा और धीरे धीरे अपनी प्रेम कथा सुनाने लगा। आदित्य ने कहा, मामा जी, मैं तो उस राजकुमारी की मूर्ति देखकर ही अपना धैर्य खो बैठा हूं। मेरा विश्वास है कि वह सारे संसार की राजकुमारियों से अधिक सुंदर होगी। भैरव बोला, इसका मतलब यह है कि तुमने हम भाई बहन की बातें सुन ली हैं। हमने तो इस बात का ध्यान रखा था कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम हो, लेकिन हम लोगों की होशियारी कुछ काम नहीं आई। आदित्य ने कहा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया है। अब सोचिए कि आगे क्या होना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं, तो मेरे विवाह का संदेशा लेकर जाए और उसके पिता को राजी करें। भैरव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम अब अपने नगर में जाओ। मैं अभी नीलगिरी राज्य जाता हूं और तुम्हारे विवाह की बात वहां के राजा से चलाता हूं। आदित्य बोला, नहीं मामा जी, आप मुझे बहला रहे हैं। अगर आपको वास्तव में मेरे प्राणों की चिंता होती तो ऐसी दशा में मुझे अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको वास्तव में मुझसे प्रेम है तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। भैरव ने कहा, भांजे, कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हें अत्यधिक चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी मां की अनुमति के बगैर मैं किस तरह ले जा सकता हूं? आदित्य ने कहा, फिर तो हो चुका। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी मां मुझे कभी आपके साथ जाने नहीं देंगी। भैरव अजीब चक्कर में पड़ा गया था। उसने कुछ देर सोचकर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वे दोनों चलते चलते समुद्र तट पर पहुंच गए। फिर वह अपने मामा के पीछे समुद्र में चला गया और दोनों तेजी से चलते हुए भैरव के राज्य में पहुंच गए। आदित्य का मामा जलदेश का राजा था। आदित्य को भैरव अपनी मां के पास ले गया। आदित्य ने आदरपूर्वक नानी के पैर छूकर प्रणाम किया और वह भी उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देने लगी और उसे खूब प्यार करने लगी। सब लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। भैरव ने उपयुक्त समय देखकर अपनी मां से आदित्य की पूरी स्थिति का खुलासा किया। उसने कहा, मां, आदित्य अब नीलगिरी राज्य की राजकुमारी वसुधा के प्रेम में पागल हो चुका है। उसकी यह हालत देखकर मैं बहुत चिंतित हूं। मुझे लगता है कि अब यही सही होगा कि मैं तुरंत नीलगिरी राज्य के राजा से वसुधा का हाथ आदित्य के लिए मांगने जाऊं। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जितनी जल्दी हो सके विवाह की बात करनी ही होगी। भैरव की बातें सुनकर उसकी मां गहरी चिंता में पड़ गईं। उन्होंने चिंता भरे स्वर में कहा, यह तुम क्या कह रहे हो भैरव? क्या तुम यह नहीं जानते कि नीलगिरी राज्य का राजा बीरबाहु कितना घमंडी और कठोर स्वभाव का है? वह किसी को भी अपनी बराबरी का नहीं समझता है। तुमने वसुधा की बात मेरी बेटी से क्यों किया? तुम्हारी इसी बात ने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया है। भैरव ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, मां, मैं मानता हूं कि यह मेरी भूल थी। मुझे पहले ही सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें इस समस्या का हल निकालना ही होगा। अगर वसुधा का हाथ आदित्य को नहीं मिला तो वह निश्चित रूप से अपनी जान दे देगा और मैं अपने भांजे के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता हूं। भैरव ने अपनी योजना स्पष्ट करते हुए कहा, मैं नीलगिरी जाकर राजा बीरबाहु से आदित्य के लिए वसुधा का हाथ मांगूंगा, लेकिन सीधे सीधे बात करना सही नहीं होगा। पहले मैं राजा को बहुमूल्य रत्नों की भेंट दूंगा और फिर बड़े ही विवेक और बुद्धिमानी से बात शुरू करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी कोशिशों में सफल हो पाऊंगा। तब उसकी मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है भैरव, अगर तुम्हें लगता है कि यही एक रास्ता है तो तुम जाओ, लेकिन ध्यान रखना, राजा बीरबाहु का स्वभाव बहुत कठोर है। बात को सावधानी और धैर्य से संभालना। भैरव ने मां को आश्वस्त किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार हो गया। वह जानता था कि यह कार्य कितना कठिन और जोखिम भरा है, लेकिन अपने भांजे आदित्य के जीवन और खुशियों के लिए वह किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार था। भैरव की मां ने उसे कुछ बहुमूल्य रत्न दिए। वह उस रत्नों को एक थैली में रखकर
और थोड़ी सी सेना लेकर नीलगिरी राज्य की ओर चल दिया। कुछ काल में वह वहां पहुंच गया। नीलगिरी राज्य के राजा ने उसका स्वागत किया। वीरबाहु अपने बगल में भैरव को बैठाया। भैरव भी विनयपूर्वक बैठ गया। वीर बड़ों ने कहा, शायद आप किसी राजनीतिक कार्यवश यहां आए हैं। भैरव ने कहा, कोई राजनीतिक कार्य नहीं था, आपसे मिलने की इच्छा थी तो मैं तो बस आपसे मिलने चला, और हां, एक व्यक्तिगत कार्य भी था। यदि आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहें तो मैं निवेदन करूं। नीलगिरी राज्य के राजा ने हंसकर कहा, जरूर कहिए कहिए, आपकी क्या सेवा करूं। भैरव ने अपने सेवक से रत्नों का संदूक लिया और नीलगिरी राज्य के राजा के सामने रख दिया। वह विनम्रता से बोला, मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। राजा ने रत्नों को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार किया। फिर वह अपनी स्थिति को समझते हुए भैरव से कहा, हम दोनों राज्यों के बीच जो परंपरागत मैत्री रही है और जिस प्रकार आपकी दया ने हमारे राज्य को लाभ पहुंचाया है, उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे अपना हृदय खोलकर बात करने आया हूं। भैरव ने फिर संकोच करते हुए कहा, आपका मन बहुत ही स्वच्छ है और आप कभी किसी की प्रार्थना नहीं टालते, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरी बहन के बेटा है जो इस समय एक सम्राट हैं, उसके बारे में विचार करें। वह न केवल अत्यधिक सुंदर है बल्कि हर प्रकार की विद्याओं और कलाओं में निपुण है। वह 15 वर्ष की अवस्था से ही राज्य का प्रबंधन देख रहा है। वह विवाह योग्य हो गया है। मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि आप अपनी पुत्री वसुधा का विवाह मेरे भांजे आदित्य से कर दें। नीलगिरी राज्य के राजा ने यह सब सुना तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत बदल गई। पहले तो वह शालीन और विनम्र दिखाई दे रहे थे, लेकिन भैरव की बात सुनते ही उनका चेहरा लाल हो गया कि आंखों में गुस्से की लहर थी। यह देखकर भैरव का दिल कांपने लगा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद राजा ने तीव्र स्वर में कहा, भैरव, मैं समझता था कि तुम समझदार आदमी हो, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम में थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। मैंने सौजन्य के नाते तुम्हारी अभ्यर्थना अवश्य स्वीकार किया था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम मुझे अपनी बराबरी में ला सको। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा ऐश्वर्य और वैभव कितना अधिक है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा राज्य मेरे राज्य के सामने कुछ भी नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी पुत्री वसुधा का नाम अपनी जुबान से निकाल सको? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे छोटे राज्य का सम्राट मेरी बेटी के योग्य हो सकता है? तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहां खींच लाई है। भैरव ने शांति से जवाब देने की कोशिश किया। राजन, मैं जानता हूं कि आपका राज्य बहुत बड़ा और प्रभावशाली है और हम आपके सामने छोटे हैं, लेकिन शायद आपने मेरी बातों का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाए हैं। मैं अधेड़ आदमी हूं। मैं अपने लिए वसुधा का हाथ नहीं मांग रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे भांजे यानी एक बड़े राज्य के राजा आदित्य के साथ कर दीजिए। नीलगिरी राज्य के राजा वीरबाहु ने भैरव की बातों से अपना आपा पूरी तरह खो दिया। उसकी आंखों में गुस्से की लहर थी और उसने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे सामने ऐसी बात कहकर न केवल मेरी बेटी का बल्कि मेरा भी अपमान किया है। तुम्हारा भांजा मेरी बेटी की बराबरी करने लायक नहीं है। इतना कहकर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस दुष्ट भैरव को पकड़ो और तुरंत प्राणदंड दो। लेकिन भैरव, जो इस स्थिति की संभावना पहले से भांप चुका था, पूरी तरह सतर्क था। उसके साथ आए सेवक राजा के क्रोध को देखकर पहले ही भाग गए थे और अपने राज्य लौट गए थे। भैरव ने बहादुरी और सूझबूझ से काम लेते हुए नीलगिरी के सैनिकों के बीच से किसी तरह अपनी जान बचाई और खुफिया रास्तों से अपने राज्य की सीमा पर पहुंचा। जब वह अपनी सेना के पास पहुंचा तो उसके सेनापति ने उसकी दशा देखकर तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। सेनापति ने भैरव से कहा, आप चिंता न करें कि हमारी सेना छोटी है, हमें बस आपका आदेश चाहिए। एक बार युद्ध की घोषणा कीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होता है। भैरव ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। नीलगिरी राज्य की सेना ने युद्ध का सामना किया, लेकिन भैरव की सेना के साहस और रणनीति के आगे टिक नहीं पाई। नीलगिरी की सेना पराजित हो गई और भैरव ने राजा वीरबाहु को कैद कर लिया। इसके बाद भैरव ने वसुधा को खोजने के लिए उसके महल पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वसुधा, जो अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क थी, पहले ही अपनी कुछ भरोसेमंद दासियों के साथ महल से भाग चुकी थी। वह एक सुनसान द्वीप में जाकर छुप गई थी, जहां किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। उधर भैरव के वे सेवक, जो नीलगिरी राज्य से भागकर पहले ही अपने राज्य पहुंच गए थे, उन्होंने भैरव की मां को यह झूठी सूचना दी कि राजा वीरबाहु ने भैरव को मरवा दिया है। यह सुनते ही भैरव की मां का दिल बैठ गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
पूरा परिवार और राज्य के लोग इस खबर से गहरे शोक में डूब गए। आदित्य, जो उस समय वहां मौजूद था, यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में गहरी ग्लानि हुई। उसने सोचा, मेरी वजह से मेरे मामा की जान गई है। अब मैं इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस दुख और अपराध बोध से घिरा हुआ आदित्य बिना कुछ कहे अपने देश की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य जल्लोक से बाहर निकलने की जल्दबाजी में रास्ता भूल गया। कई दिनों तक भटकने के बाद वह अनजाने में उसी टापू पर पहुंच गया जहां राजकुमारी वसुधा ने शरण ली थी। थकान से बेहाल वह एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसे पास से कुछ स्त्रियों की बातचीत सुनाई दी। उत्सुकतावश वह उस दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक राजकुमारी अपने दासियों से घिरी बैठी है। राजकुमारी का सौम्य और तेजस्वी चेहरा देखते ही आदित्य ने पहचान लिया कि यह वही है जिसे वह अपने जान से ज्यादा चाहता था। हर्षित होकर वह उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे आपसे भेंट करने का अवसर मिला। मैं आपका सेवक हूं। यदि मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजकुमारी वसुधा ने उसकी ओर देखा और उसकी बातों से सांत्वना पाकर कहा, आपके वचनों ने मुझे बड़ा धैर्य दिया है। मैं नीलगिरी राज्य के राजा की बेटी हूं। पड़ोस के राजा भैरव ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके मेरे पिता को कैद कर लिया है। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर यहां आ छिपी हूं। मैं अब पूरी तरह असहाय हूं। आदित्य ने बिना किसी झिझक के अपनी पहचान उजागर करने का निर्णय लिया। उसने कहा, राजकुमारी, मैं भी एक राज्य का सम्राट हूं। मेरा नाम आदित्य है और राजा भैरव मेरे मामा हैं। दरअसल वे आपके साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पिता के पास गए थे, लेकिन आपके पिता ने क्रोध में आकर उन्हें प्राणदंड देने का आदेश दिया था। इस अपमान के कारण मेरे मामा ने आपकी राज्य भूमि पर चढ़ाई की और आपके पिता को बंदी बना लिया। उसने वसुधा को सांत्वना देते हुए आगे कहा, अब आप चिंता मत कीजिए। मेरे मामा का उद्देश्य केवल यह है कि आपके पिता आपको मुझसे विवाह के लिए सहमति दे दें। बस मैं दोनों राजाओं के बीच संवाद स्थापित कर समझौता करवाने का प्रयास करूंगा। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वसुधा पहले ही आदित्य के रूप और साहस से प्रभावित हो चुकी थी, लेकिन जब उसे यह पता चला कि उसके राज्य पर आई विपत्ति का कारण यही युवक है, तो उसका हृदय क्रोध से भर गया। वह जानती थी कि वह सीधे आदित्य का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसने चालाकी और छल का सहारा लिया। वसुधा मंत्र विद्या में निपुण थी, लेकिन उसे पता था कि मंत्र पढ़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से वह टापू पूरी तरह से निर्जल था। अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने आदित्य से मधुरता से बात की और कहा, सम्राट आदित्य, आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वास्तव में मेरे पिता ने बड़ी भूल की जो आपका विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। शायद यदि उन्होंने आपको देखा होता तो वे कभी इनकार नहीं करते। खैर, अब तो आप मेरे पास आकर बैठिए। वसुधा ने आदित्य की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आदित्य उसकी बातों और भावनाओं को समझे बिना उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वसुधा ने झटके से अपना हाथ खींच लिया और आदित्य के हाथ पर थूक दिया। इस तरह उसने मंत्र के लिए जल की कमी पूरी की और तुरंत ही अपने मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र का प्रभाव अद्वितीय था। देखते ही देखते आदित्य एक विशाल लाल पंखों वाला भारी पक्षी बन गया जो उड़ने में असमर्थ था। वसुधा ने अपनी दासी को आदेश दिया, इसे यहां से दूर एक निर्जन द्वीप पर छोड़ आओ जहां यह भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाए। दासी ने पक्षी रूपी आदित्य को उठाया और टापू से दूर ले जाने लगी। मार्ग में उसे आदित्य पर दया आ गई। उसने सोचा, ऐसा सुंदर और साहसी युवक जो राजसी लाड़ प्यार में पला है, बिना भोजन और पानी के इस तरह मर जाएगा। राजकुमारी ने क्रोध में आकर इसे ऐसा दंड दिया है, लेकिन जब उसका क्रोध शांत होगा तो वह अवश्य पछताएगी। दासी ने तय किया कि वह आदित्य को ऐसी जगह छोड़ेगी जहां वह जीवित रह सके। उसने आदित्य को एक हरियाली से भरे द्वीप पर ले जाकर छोड़ दिया जहां सघन वृक्ष थे, पानी के झरने बहते थे। उसने यह सोचकर राहत की सांस ली कि कम से कम इस द्वीप पर आदित्य की जान बच जाएगी। इधर भैरव ने महल में वसुधा को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वसुधा के इस तरह लापता होने से क्रोधित भैरव ने आदेश दिया, वीरबाहु को कठोर यातनाएं दो। वह वसुधा का ठिकाना जानता होगा और जब कष्ट सहन नहीं कर सकेगा तब सच उगल देगा। वसुधा को ढूंढने की सभी कोशिशें विफल होने के बाद भैरव अपने राज्य लौट आया। अगले दिन उसने अपनी मां से पूछा, आदित्य कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है।
क्या वह कहीं गया है? भैरव की मां ने गंभीरता से जवाब दिया, जब से मैंने सुना कि नीलगिरी के राजा तुम्हारे प्रस्ताव पर क्रोधित होकर तुम्हें मृत्युदंड दिया है, उसी समय से आदित्य का कोई पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कहां चला गया। यह सुनकर भैरव के मन में गहरी चिंता और दुख ने जन्म लिया। उसने सोचा, यह सारा संघर्ष तो मैंने आदित्य की खुशी के लिए किया था, लेकिन अब वह खुद ही लापता है। मैं अपनी बहन रत्ना को क्या मुंह दिखाऊंगा? भैरव ने तुरंत अपने सरदारों और अधिकारियों को आदेश दिया, सारे राज्य में आदित्य की खोज की जाए। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी आदित्य का कोई पता नहीं चला। भैरव ने सोचा, संभव है कि आदित्य मेरी सहायता करने के लिए स्वयं नीलगिरी राज्य गया हो। इस विचार के साथ उसने अपनी मां को राज्य का प्रबंधन सौंपा और फिर से नीलगिरी राज्य की ओर प्रस्थान किया। इधर आदित्य की मां रानी रत्ना ने कई दिनों तक अपने पुत्र और भाई का इंतजार किया। जब दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया तो उसने उनके साथ गए शिकारियों को बुलाकर स्थिति पूछी। शिकारियों ने रानी को बताया, हम जंगल में उनके साथ थे। दोनों एक हिरण का पीछा करते हुए अपने घोड़ों को तेज दौड़ाया। हम पीछे रह गए। बहुत कोशिश के बाद भी हमें वे नहीं मिले, लेकिन उनके घोड़े हमें एक नदी के किनारे पेड़ से बंधे हुए मिले। हम उन्हीं घोड़ों को लेकर वापस आ गए। शिकारियों की बात सुनकर रानी रत्ना को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, हो ना हो भैरव और आदित्य दोनों नदी पार करके जललोक चले गए होंगे। इसके बाद रानी रत्ना ने अपने सैनिकों और शिकारियों को आदेश दिया, दोनों को उसी जंगल में ढूंढा जाए जहां से वे गायब हुए थे। लेकिन स्वयं को अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के लिए राजी न कर सकी। वह अपनी दासियों से नजर बचाकर चुपचाप नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने पानी में छलांग लगाई और जललोक में प्रवेश कर गई। जललोक पहुंचकर रानी रत्ना ने अपनी मां से पूछा, भैरव और आदित्य अचानक गायब हो गए हैं, क्या वे यहां आए हैं? उसकी मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे भाई और पुत्र का हाल मैं क्या बताऊं? जब वे यहां आए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, लेकिन जब भैरव ने बताया कि आदित्य नीलगिरी राज्य की राजकुमारी वसुधा से विवाह न होने पर जान देने की बात कर रहा है, तो मुझे चिंता हुई। नीलगिरी के राजा का घमंडी स्वभाव जानते हुए मुझे यकीन था कि वह इस विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। उसने आगे कहा, भैरव ने मुझसे कहा कि वह स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर नीलगिरी राज्य जाएगा। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। नीलगिरी के राजा ने क्रोध में आकर भैरव को बंदी बना लिया और उसको प्राणदंड का आदेश दिया था। भैरव के कुछ साथी किसी तरह बचकर यहां आए और मुझे यह समाचार सुनाया। यह सुनते ही आदित्य चुपचाप यहां से निकल गया। कुछ क्षण रुककर उसने रत्ना की आंखों में देखते हुए कहा, उधर भैरव ने किसी तरह राजा के बंधन से स्वयं को मुक्त किया और अपनी सेना के साथ नीलगिरी पर आक्रमण कर राजा को परास्त करके उसको कैद कर लिया। जब वह लौटकर यहां आया तो उसे आदित्य के गायब होने का पता चला। उसने पहले यहीं उसे खोजा, लेकिन जब वह नहीं मिला तो वह पुनः नीलगिरी राज्य लौट गया है, यह सोचकर कि शायद आदित्य वहां गया हो। यह सुनकर रानी रत्ना की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, भैरव ने ऐसी राजकुमारी का जिक्र ही क्यों किया जिसने मेरे पुत्र का दिमाग खराब कर दिया? उसकी मां ने शांत स्वर में समझाया, रत्ना, इसमें कोई संदेह नहीं कि भैरव को वसुधा के बारे में बताते समय सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन अब बीती बातों पर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। भैरव आदित्य को जरूर ढूंढ निकालेगा। इस समय तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम अपने राज्य का प्रबंधन देखो। यदि तुम वहां नहीं हो तो कोई उपद्रवी व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है। रत्ना ने मां की बात मान ली और जललोक से अपने राज्य वापस लौट आई। राज्य की स्थिति को संभालने के लिए उसने एक बुद्धिमानी का काम किया। उसने राजधानी में घोषणा करवा दी कि आदित्य सकुशल है, उसका हालचाल मालूम हो गया है और वह शीघ्र ही वापस लौटेगा। यह सुनकर प्रजा के हृदय में संतोष और खुशी भर गई। सभी लोग अपने अपने कार्यों में पहले की तरह लगन और उत्साह से जुट गए। रानी रत्ना ने भीतर ही भीतर अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना की और अपने कर्तव्यों में व्यस्त हो गई। इधर राजा आदित्य को जब दासी उसे पक्षी के रूप में एक टापू पर छोड़ आई तो वह अपने को पक्षी के शरीर में देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे मालूम भी न था कि उसका देश किधर है और उसके पंखों में इतनी शक्ति भी न थी कि उड़कर किसी दूर देश तक जा सके, और अपने देश भी पहुंच भी जाता तो क्या लाभ था। उसे पक्षी के रूप में कौन पहचान पाता। मजबूरी में उस द्वीप के फल और दाने खाता रहा और रात को किसी डाल पर बैठकर सो जाता था। कुछ दिन बाद एक चिड़ीमार जाल लेकर वहां आया
और उसे देखकर आश्चर्य करने लगा। उसने इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। उसने जाल बिछाया और अन्य पक्षियों के साथ आदित्य को भी पकड़ लिया और नगर में आकर बाजार में पक्षियों को बेचने के लिए बैठ गया। दोस्तों, इस अद्भुत कहानी को यहीं विराम देते हैं।